हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एमबीए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। जो भी पूछा जाता है बच्चों, जो भी एग्जाम्स होते हैं, कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उसमें, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या स्किल्स होती हैं जो पूछी जाती हैं एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, एमबीए में एडमिशन पाने के लिए हमारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनमें सबसे फेमस है हमारा कैट। तो कैट एक बेंचमार्क है बच्चों। ये इस एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। बेसिकली हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो एमबीए से रिलेटेड, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दे रहे हो, लेकिन हमारा बेंचमार्क हमेशा कैट होता है, हमारा फोकस हमारा हमेशा कैट होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर हम कैट की तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो 90% हमारी तैयारी बाकी पेपर्स की भी हो जाती है। 10% एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है कि वो पेपर पूछ क्या रहा है, बट मैक्सिमम चीज़ें बच्चों कैट से रिलेट करती हैं। तो कैट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एमबीए पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं, जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें मैं कुछ नाम ले लेता हूं, जैसे कि स्नैप, जो कि सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है बच्चों, स्नैप एग्जाम है। ऐसे ही आईआईएफटी है। और क्या है हमारे, और एनमेट है, नासी मोंजी जो कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी, एनमेट है। एनमेट एग्जाम है, आईआईएफटी है, स्नैप है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टिस है एक एग्जाम, टिस है, सीमेट है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स हैं जो कि हमारे हम कोई भी एग्जाम इनमें से दे सकते हैं। ये सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। बट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होता है बच्चों वो कैट है। एक और एग्जाम का नाम मैं भूल गया लिखना, जेट। तो और भी है, एक दो और है, बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैट। उसके बाद बच्चे स्नैप भी दे देते हैं, आईएफटी भी दे देते हैं, एनमेट भी दे देते हैं, कुछ बच्चे जेट भी दे देते हैं। और इनमें से भी डिपेंड करता है कि फिर आप कैसे कैसे आगे सोच रहे हो अपने करियर में, क्या आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो, या फिर अगर कैट हमारा एक एक ऑप्शन की तरह लेते हैं तो बाकी और क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिनकी हम तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। तो ये सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हैं। तो मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में बच्चों अभी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बाकी बाकी एग्जाम्स के बारे में भी डिटेल में आपसे बात करता रहूंगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कैट सबसे मेन एग्जाम होता है, इसकी तैयारी हो गई तो बाकी एग्जाम्स की भी लगभग 90% तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो कैट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ हम करते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, कैट में जनरली हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। कैट में अगर मैं बात करूं, हमारे जो कंप्लीट कैट का एग्जाम होता है उसमें 3 सेक्शंस आते हैं जनरली। उनको 2 सेक्शंस में भी डिवाइड कर दिया जाता था बीच बीच में, बट आप ऐसे मान के चलिए कि 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन होते हैं सर? कौन कौन सी 3 स्किल्स होती हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो वो 3 स्किल्स है हमारी। सबसे पहली है बच्चों वर्बल एबिलिटी। पहला है वर्बल एबिलिटी, जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्बल एबिलिटी, जिसको आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। दूसरा हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है DILR, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा सेक्शन होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं हमारे जिनमें कैट में क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ये 3 सेक्शंस होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो वो कोई डिफाइन नहीं होता। हर साल वो चेंज होते हैं, हर साल वो चेंज होते हैं। बट लास्ट 2 इयर्स की बात करूं तो लगभग 66 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 66 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कैट 21 की बात करूं तो 66 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कैट 21 में 66 पूछे गए थे, बट नेक्स्ट ईयर भी 66 पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर 66 पूछे गए थे। अगर मैं लास्ट 2 सालों को छोड़ दूं तो बच्चों उससे पहले 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो क्वेश्चन से फर्क इतना नहीं पड़ता है, वो मैं आपको अभी डिटेल में भी बता दूंगा। 66 क्वेश्चन 21 में पूछे गए थे कैट 21 में। फिलहाल मैं वही लेके चल रहा हूँ डाटा। और 2 घंटे का बच्चों एग्जाम था, 2 घंटे का ये एग्जाम था, 2 घंटे का हमारा एग्जाम था। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लगभग लगभग कैट में जो नेगेटिव मार्किंग चलती है बच्चों पेपर में, करेक्ट के लिए 3 नंबर और गलत के लिए -1 मिलता है। और ये कई बार चेंज भी कर देते हैं, वो करेक्ट के लिए 4 और गलत के लिए -1। तो नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होती है। अब 66 टोटल क्वेश्चन थे, तो तीनों में कितने कितने क्वेश्चन थे? वैसे तो तीनों में लगभग लगभग सेम मिलते हैं, बट अभी जो कैट 21 था, यहाँ पे 24 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे 22 क्वेश्चन थे। लगभग इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप लगभग लगभग तीनों में सेम क्वेश्चन थे। तो
तीनों में सेम क्वेश्चन थे और तीनों के लिए टाइम भी डिफाइन था बच्चों। ऐसा नहीं था कि आप कितना भी टाइम दे सकते हो कि 2 घंटे है तो मेरा मन करे तो मैं पूरा 2 घंटे वर्बल एबिलिटी को दे दूं, ऐसा नहीं था। या मेरा मन करे मैं 2 घंटे पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे पहले से डिफाइन था कि पहला सेक्शन अगर वर्बल एबिलिटी है, जो कि था भी, 40 मिनट मिलेंगे। 40 मिनट खत्म होते ही ऑटोमेटिकली आप DILR के सेक्शन पे पहुंच जाओगे जिसपे 40 मिनट मिलेंगे। उसको खत्म होते ही आप ऑटोमेटिकली बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे पहुंच जाओगे जिसमें 40 मिनट मिलेंगे। तो टाइम भी ऑलरेडी डिफाइन था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये टाइम हमेशा डिफाइन नहीं होता था, अब टाइम डिफाइन होने लग गया है कुछ सालों से। कैट बच्चों लास्ट 25 ईयर्स से चल रहा है और मैं लास्ट 12-13 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ कैट के लिए इस इंडस्ट्री में। एंड मैं हर साल पेपर देता हूँ जनरली, लगभग हर साल पेपर देता हूँ, मतलब कोई कोई साल होता है जो मैं छोड़ता हूँ। तो आई कैन एश्योर यू दैट कि जो क्वेश्चंस हमारे मिलते हैं वो लगभग 1/3 मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये टाइम हमेशा डिफाइन नहीं होता था, अब हमेशा डिफाइन होने लग गया लगभग कई सालों से, मतलब 5-6 सालों से। पहले क्या होता था, वो कहते थे कि ये आप खुद सोचो किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है। बच्चे कहते वो अच्छा था सर, वो अच्छा था, बट अगेन आपको बच्चों जो गाइडलाइंस है हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें तैयारी करना भी पड़ेगी। तो मोर और लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, टाइम लिमिट चेंज हो सकती है, बट एक चीज कभी चेंज नहीं हुई, लगभग तीनों में से 1/3 क्वेश्चन ही आते हैं। 1/3 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के, 1/3 क्वेश्चन DILR के, और 1/3 क्वेश्चन ही हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। ये चीज चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं, देखो वर्बल एबिलिटी की मैं पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा DILR और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो बच्चों पहले मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं। आई एम अ ट्रेनर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DILR फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स, और ये दोनों सेक्शंस में पढ़ाता हूं। तो सबसे पहला मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं क्योंकि इसको काफी डिटेल में पढ़ा जाता है, इसमें काफी डिटेल में थ्योरी होती है और काफी डिटेल में क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। तो इसमें बच्चों हमारा जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो लगभग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। वो मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, वो मॉड्यूल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला मॉड्यूल है नंबर सिस्टम। देखो ये कोई डिफाइन नहीं है, पहला ही है, बट मैं नंबरिंग अपने से दे रहा हूं। तो नंबर सिस्टम हो गया। दूसरा हमारा ऐसे ही अरिथमेटिक हो गया। थर्ड हो गया हमारा ज्योमेट्री, तीसरा मॉड्यूल हमारा ज्योमेट्री हो गया, और चौथा मॉड्यूल बच्चों हमारा अलजेब्रा हो गया। तो अलजेब्रा में सब कुछ आ गया है, अलजेब्रा में एडवांस अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं मैं। तो जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा इन 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। इन ये चारों मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है बच्चों, आप कोई भी मॉड्यूल पहले स्टार्ट कर सकते हो, पहले कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा, हम पहले ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं और कोई भी मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन की वेटेज क्या रहती है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो लास्ट 25 सालों की पूछोगे अगर कैट में, तो लगभग सब में से ही आप 25% क्वेश्चन मान के चल सकते हो मोर और लेस। लेकिन लास्ट कुछ सालों से, 4-5 सालों से अरिथमेटिक की वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। इसमें से अब 35 से लेके 40% तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है, बाकी की वेटेज अभी भी लगभग सेम है। तो मोर और लेस बाकी भी सब सेम है, बट इसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। बट अगेन इसकी वेटेज बढ़ गई है, नेक्स्ट ईयर भी इसकी वेटेज ज्यादा रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी कोई डिफाइन नहीं है कहीं से भी। तो हम अपनी तैयारी करते हुए सभी पे ही इक्वल टाइम लगाने वाले हैं। अरिथमेटिक पे थोड़ा सा ज्यादा लगा लेंगे क्योंकि अभी थोड़ी वेटेज बढ़ी है, बट बाकियों में टाइम की कोई कमी नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं बच्चों। तो अगेन तो ये 4 मॉड्यूल हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरे मॉड्यूल होंगे, अलग अलग क्लासेस होंगी, क्लासेस के पार्ट्स होंगे। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात। ऐसे ये DILR में बेसिकली बच्चों ये बहुत ही रीजनिंग वाला टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसको करते हुए। तो इसमें भी हम थ्योरी की बात करते हैं और इसमें हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितनी थ्योरी होती है बच्चों उतनी ही प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। बट यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी थ्योरी कम होती है, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वो थ्योरी भी। लेकिन प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें 10 से 12 टॉपिक हमारे मिनिमम होते हैं, उसके बाद उनके अलग आगे पार्ट्स बन जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं DILR में, फर्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट, जिसमें से जनरली हमें एक पूरा सेट मिल जाता है बच्चों।
अरेंजमेंट्स एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही दूसरा टॉपिक उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अभी मैं टॉपिक्स के नाम लिख लेता हूँ, आपको पूरा डिटेल में तभी बता पाऊंगा जब हम ये करेंगे। ऐसे ही फिर टॉपिक हम पढ़ते हैं कंडीशनल रीजनिंग। कंडीशनल रीजनिंग एक टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडीशनल रीजनिंग। ऐसे ही फिर एक और टॉपिक होता है बच्चों बाइनरी लॉजिक, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मैं नाम ले लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम ले लेता हूँ, जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट। एक बार लिख भी देता हूँ कुछ टॉपिक्स। गेम्स एंड टूर्नामेंट, इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है। इसके अलावा ये तो टॉपिक्स हो ही गए बच्चों। डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं टेबल्स पे, पाई चार्ट्स पे, बार चार्ट्स पे, लाइन चार्ट्स पे, मिसलेनियस भी बन जाते हैं, मिसलेनियस सेट्स भी बन जाते हैं, उन पे भी बहुत क्वेश्चंस कैट में पूछे जाते हैं। तो पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन भी एक कंप्लीट एक क्लास नहीं है, ये 5 to 6 अलग अलग क्लासेस होती है, जैसे कि मैंने ये 4-5 लिखी। इसके अलावा कुछ नॉन कैट में मैं सभी गिन रहा हूँ बच्चों। नॉन कैट में वो सारे जो मैंने अभी एग्जाम्स बताए आपको कैट को छोड़ के, नॉन कैट में वो सारे ले रहा हूँ। अब डीआईएलआर में बच्चों नॉन कैट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नॉन कैट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जो कैट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। कैट में 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉन कैट में जो जो ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, नॉन कैट बोले तो बच्चों एनमेट, ठीक है, स्नैप, ठीक है, इनमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब वो टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई टॉपिक हैं, 8-10 टॉपिक है, उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। और क्या टॉपिक हो सकता है बच्चों, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट करके। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस पे हमें सवाल पूछ लिए जाते हैं, ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन हो गए, क्यूब्स एंड डाइस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्यूब एंड डाइस पे सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सीरीज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्शन सेंस पे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी बन जाते हैं इसमें, वो भी हम काफी डिटेल में करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे नॉन कैट वाले हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक हमारे कैट पॉइंट ऑफ व्यू से थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मोर और लेस बच्चों सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, चाहे वो कैट का हो चाहे वो नॉन कैट का हो, सब कुछ हमने इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और जो डीआईएलआर के टॉपिक है वो ये वाले हैं कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनके अलावा भी कुछ टॉपिक है जैसे कि वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, ये भी एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं। और 1-2 टॉपिक जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे वो भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए। नॉन कैट में ये वाले टॉपिक्स हैं जो हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोर और लेस ये वाले टॉपिक्स हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का बच्चों पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए कि हम क्या कुछ करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्या कुछ करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग में। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया अच्छे से। हमारा मेन पर्पस है बच्चों कैट को क्लियर करना, हमारा मेन पर्पस है एक अच्छा एमबीए कॉलेज मिलना, और उसको पाने के लिए हमें प्रैक्टिस खूब करनी पड़ती है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है। वैसे तो बच्चों कितना भी टाइम कम है, लेकिन मिनिमम हमें 6 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, खासकर कैट एग्जाम की, जो कि अपने आप में बच्चों मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत हार्ड वर्किंग एग्जाम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है आपको, बट मैं एक बात बोलूंगा कि ये बहुत स्मार्ट एग्जाम है। दिस इज द स्मार्टेस्ट एग्जाम नॉट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड एक्चुअली। क्योंकि अगर आप जीमेट से भी कंपेयर करोगे तो बच्चों जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग का लेवल आता है वो जीमेट से भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपसे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा सा उसमें अपना माइंड का साथ में यूज करते हो तो कई बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऑप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें देखी जाती हैं। तो ये सारी ट्रिक्स, सब कॉन्सेप्ट्स हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आगे आने वाले इन टॉपिक्स में जो हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए तैयारी के लिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग गया कि हम कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक्स जो रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैंने फिर से बता देता हूँ, इनका किसी भी टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, बस आप तैयार हो जाइए तैयारी के लिए। पूरी तैयारी हम डिटेल में करने वाले हैं, विद क्वेश्चंस करने वाले हैं, खूब सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा,
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस।